वेस्टर्न कंट्रियों की हिपोक्रेसी अब पूरे विश्व के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब डीकोलोनाइजेशन होना शुरू हुआ, नए नए देश आजाद होने लगे, उस समय पर वेस्टर्न कंट्रियों ने एक नया आइडिया निकाला जिसे कहा गया न्यू कॉलोनियलिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्रियों के पास, जिनके पास में प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा थी, उनके पास में सामान की डिमांड कम थी क्योंकि उनके यहाँ पे इतनी आबादी है नहीं, 3 साढ़े 3 लोग उनके यहाँ पे रहते हैं। ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, दूसरी कंट्रियों के अंदर अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना शुरू किया मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह के जरिए। और उसी चीज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेके अलग अलग इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे इंस्टीट्यूट एक ही चीज के ऊपर बात करते हैं कि ग्लोबल ट्रेड फ्री और फेयर होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पे व्यापार जो है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। थोड़े समय तक इस तरीके की बातें वेस्टर्न कंट्रियों के मुंह से आप काफी ज्यादा सुनते थे। बट अब क्योंकि बॉल हर समय तक सेम कोर्ट में नहीं रहती, अब वो जो बॉल थी वो उठ के दूसरी कंट्रियों के पास में आ चुकी है, इंडिया और चाइना की कोर्ट में आ चुकी है। अब क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में इंडिया और चाइना में हो रहा है और वो सारा प्रोडक्शन जा रहा है वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर, तो अब वेस्टर्न कंट्रियों को दिक्कत आ रही है। और जो पहले वेस्टर्न कंट्रियां कहती थी कि ग्लोबल लेवल का व्यापार फ्री और फेयर होना चाहिए, वही वेस्टर्न कंट्रियां आज कहने लग रही हैं कि हम तो टैरिफ लगाएंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। वो लोग तो अपने यहाँ पे सब्सिडी दे रहे हैं, हमारे मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। इसके एग्जांपल के रूप में आप कई सारे एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल रिसेंटली चाइना की सेरामिक इंडस्ट्री के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई यूरोपियन यूनियन द्वारा। हालांकि चाइना डंपिंग करता है, बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर 38% तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी, जितना ज्यादा डंपिंग नहीं की उससे ज्यादा ड्यूटी आप लगाई गई है। क्यों? इसका कारण डंपिंग नहीं है, इसका जो मेजर कारण है वो है चाइना का बढ़ता एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर। ईयू को दिक्कत ये भी है कि रशिया को वॉर में सपोर्ट कर रहा है चाइना। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन की आइडियोलॉजी से चाइना की आइडियोलॉजी मैच नहीं खाती, जिसके कारण से चाइना के ऊपर यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाई गई और कई सारे प्रोडक्ट पे लगाई गई। सिमिलरली इंडिया के ऊपर भी आप देख सकते हो, इंडिया भी ढेर सारा सामान यूरोपियन यूनियन के अंदर एक्सपोर्ट करता है। इवन भारत का ट्रेड सरप्लस है यूरोपियन यूनियन के केस में, यूनाइटेड स्टेट्स के केस में। मतलब भारत जो है वो यूरोपियन यूनियन को और यूनाइटेड स्टेट्स को सामान एक्सपोर्ट करता है ज्यादा मात्रा में। ऐसी कंडीशन में इन देशों को दिक्कत आती है कि भाई भारत के लोग जो है वो हमारे यहाँ पे जॉब ले जाते हैं, सामान जो है उनके यहाँ पे बना के हमारे यहाँ बेचते हैं। ऐसी कंडीशन में ये लोग ये देख रहे हैं कि भारत और चाइना की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट बनने वाला है। चाइना ऑलरेडी 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऐसी कंडीशन के अंदर इन कंट्रियों के डेवलपमेंट को रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के टैरिफ लगाए गए। इंडिया के ऊपर भी इसी तरीके के टैरिफ लगाए गए, जैसे ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर कहा गया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। जिन सामान के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगी उनको एनवायरमेंट का हवाला दिया गया, कहा गया कि ये सामान जो है वो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे। टेक्सटाइल फुटवियर के ऊपर यूरोपियन यूनियन के नए नियमों के अनुसार, इको डिजाइन नियमों के अनुसार रेस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो चुकी है। इवन स्टील के ऊपर भी यूरोपियन यूनियन द्वारा ड्यूटी लगाई गई। जब हम इन सारी चीजों के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनी थी ताकि ग्लोबल लेवल पे व्यापार फ्री और फेयर हो। बट यहाँ पर भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर भी डोमिनेंस वेस्टर्न कंट्रियों का देखने को मिलता है। हालांकि डब्ल्यूटीओ के अंदर जितने भी डिसीजन होते हैं कंसेंसस से होते हैं, पर इनका प्रयोग भी वेस्टर्न कंट्रियां क्या करती हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए करती हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई सारे इस प्रकार के सब्सिडी देता है, इवन अपने खुद के इलेक्ट्रिक व्हीकल को देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर भी कई सारे केसेस चल रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, यहाँ पर जो डिसीजन होता है उस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है अपीलेट बॉडी के अंदर। और जो अपीलेट बॉडी है यहाँ पर जो जज की नियुक्ति होती है वो सारी कंट्रियों के कंसेंसस से होती है। यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर किसी जज को नियुक्त होने नहीं देता। ऐसी कंडीशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, जिसके कारण से वेस्टर्न कंट्रियां भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर इसी तरीके के टैरिफ हम लोग लगाते थे पुराने समय पे, जब हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगते थे,
तो वेस्टर्न कंट्रियां क्या करती थी, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। इंडिया और यूएस के बीच में एक इशू हुआ था जीएसपी का। हुआ ये था, भारत ने टैरिफ नहीं लगाया था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स से एक बाइक है जो बहुत फेमस है, हार्ले डेविडसन, वो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड है। वो भारत के अंदर इंपोर्ट होती है और भारत के अंदर यूज होती है। बट हार्ले डेविडसन एक लग्जरी गुड है जो अमीर लोग यूज करते हैं, गरीब लोग तो यूज नहीं करते। भारत के अंदर जब जीएसटी आया तो जीएसटी के अंदर स्टेट को कंपनसेशन देना था। स्टेट को कंपनसेशन देने के लिए भारत सरकार ने कहा कि काम करते हैं जितने भी लग्जरी गुड है उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं और उन टैक्स, उन सेस सरचार्ज से जो पैसा कलेक्ट होगा उसी को कंपनसेशन के रूप में दे दिया जाएगा। अब लग्जरी गुड में ऐसा नहीं किया गया था केवल हार्ले डेविडसन पे लगा था, बल्कि जितने भी लग्जरी गुड्स है उन सब के ऊपर एक्स्ट्रा सेस और सरचार्ज लगाया गया, कंपनसेशन सेस लगाया गया, जिसके ऊपर यूएस को दिक्कत हो गई। और यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि भारत जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, नॉन टैरिफ मेजर जो है वो यूज कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ। ऐसी कंडीशन में जीएसपी की जो लिस्ट होती है उससे भारत को निकाल दिया गया था। मतलब जो टैरिफ नहीं था उसको भी टैरिफ दिखाकर हमारे ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया था ताकि भविष्य में इस तरीके की चीजें हम लोग नहीं करें। और अब यही वेस्टर्न कंट्री टैरिफ, टैक्सेस भारत के प्रोड्यूस पे, भारत के गुड्स पे, चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाइनीज गुड्स के ऊपर लगाती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके जवाबी कार्रवाई के अंदर पूरे वर्ल्ड पे क्या असर पड़ रहा है वो समझने का प्रयास करना। देखो इंडिया, चाइना और जो बाकी कंट्रियां हैं जिनके अंदर अभी प्रोडक्शन हो रहा है, ये कंट्रियां कमजोर कंट्रियां नहीं रही हैं। ऐसी कंडीशन में अगर यूएस, ईयू इनके ऊपर टैरिफ वगैरह लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन में रिटेलिएटरी टैरिफ भी इनके द्वारा लगाए जाएंगे। जैसे रिसेंटली चाइना का एक केस हुआ था जहां पर यूरोपियन यूनियन द्वारा चाइना के ऊपर खास रूप से उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी ईवी को सब्सिडी देता है। हालांकि अपनी ईवीज को सब्सिडी यूरोपियन यूनियन खुद भी देता है, यूनाइटेड स्टेट्स खुद भी देता है, पर उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं दी गई। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के ऊपर लगाई गई। तो फिर चाइना ने महज 7 दिनों के अंदर पोर्क जो कि यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होता है, हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, कम होता है, जैसे स्पेन, डेनमार्क, इन कंट्रियों से पोर्क जो है वो चाइना के अंदर आता है। बट चाइना ने एक स्टेटमेंट के रूप में कि हम भी फिर बाद में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वहीं भारत सरकार के अंदर भी ये बात चल रही है कि हम भी रिटेलिएटरी कस्टम यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो कल को हम भी लगाएंगे। ऐसी कंडीशन में ये ट्रेड वॉर जो है वो वापस से शुरू हो जाएगा और जो वेस्टर्न कंट्रियों की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है वो फिर हमारे कंट्रियों के अंदर भी देखने को मिलेगी। और फिर इस खींचातानी के अंदर जो आखिरी में किसी व्यक्ति के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो ऑब्वियसली लोगों के ऊपर है। वेस्टर्न कंट्रियों को ये बात समझना चाहिए कि यार जो इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार हो रहा है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। दूसरा, लोगों के पास में बिल्कुल अधिकार है कि उन्हें सस्ता प्रोडक्ट मिले, अगर वो दूसरे देशों के अंदर बन रहा है तो वो भी मिले। अगर इस तरीके के प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लगेंगे तो ऐसी कंडीशन में सामान के प्राइसेस बढ़ेंगे, सप्लाई चेन के इशू आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन जो है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, इवन एक बड़ा ड्राइवर है दूसरे देशों के साथ में रिलेशन को डेवलप करने का। इवन ग्लोबल लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ जो ऑलरेडी कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास के अंदर जो इशू चल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है, एग्रीकल्चर फेलियर, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीजों की वजह से ऑलरेडी ड्विंडल कर रही है। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार नीचे जा रही है। इन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की वजह से वो और तेजी से नीचे जाएगी, जिसके कारण से लॉन्ग टर्म में खराब असर इवन वेस्टर्न कंट्रियों को और ईस्टर्न कंट्रियों को सबको पड़ने वाले हैं। तो इस तरीके के स्टेप जो है वो ना लिए जाए। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आपका क्या लगता है यहाँ पर क्या होना चाहिए वो आप नीचे कमेंट के अंदर बिल्कुल से बता सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग,
मुखैना के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, जिनके द्वारा देश को ये टॉपर्स दिए गए। और आप ध्यान से देखना, ये जो बच्चे हैं ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं। अनअकैडमी वो प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स जो है वो आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यार सेंटर पे विजिट करने से पहले मेरे को इंक्वायरी मिल जाए, मेरे को समझ में आ जाए कोर्स कितने का है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसे फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। इवन अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी भी करना चाहते हो तो भी आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो प्रयागराज वाले सेंटर पे। तो दोस्तों, होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।